दोस्तों, हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं कि भारत ने शायद ऐसा कदम उठा दिया है जिसकी भनक दुनिया को नहीं लगनी चाहिए थी। माहौल बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे कभी ईरान ने अमेरिका को चौंका दिया था। इसी के बीच बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की अचानक हुई भारत यात्रा ने सबका ध्यान खींच लिया है। बाहर से यह एक आम ऑफिशियल विजिट लग रही है, लेकिन असल में इसके पीछे वही खास संदेश छुपा है जिसे शेख हसीना ने हाल ही में अपने इंटरव्यू के जरिए अमेरिका तक पहुंचाया था। आप स्क्रीन पर जो नोटम देख रहे हैं वह सिर्फ एक तकनीकी घोषणा नहीं है, उसके पीछे कई संकेत छुपे हैं और यही संकेत अब कई देशों को बेचैन कर रहे हैं। एक तरफ इन रहस्यमय गतिविधियों की सुगबुगाहट है तो दूसरी तरफ दिमाग में तुरंत वही तस्वीर उभर आती है, अजीत डोभाल और बांग्लादेश के एनएसए खलील उर रहमान की बैंकॉक में हुई वह गोपनीय मुलाकात। उसी समय शेख हसीना के मंत्री यूनुस और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत भी अचानक सामने आ गई थी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर दक्षिण एशिया में इतना भारी मूवमेंट हो क्यों रहा है, क्यों एक के बाद एक मीटिंग्स हो रही हैं और कैसे शेख हसीना ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया कि अमेरिका भी शायद फिर से उनके करीब आने के लिए मजबूर हो जाए। ये सब हम आपको आज की इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, तो चैनल पर बने रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारे फौजी भाइयों का हौसला जरूर बढ़ाएं। असल कहानी शुरू होती है यहीं से। बांग्लादेश के एनएसए खलील उर रहमान भारत पहुंचने वाले हैं और यह यात्रा बिल्कुल सामान्य नहीं है। उससे पहले शेख हसीना ने एक इंटरव्यू दिया और उसी इंटरव्यू में उन्होंने ऐसा कार्ड खेल दिया जिसने पूरी कूटनीति का रुख ही बदल दिया। इसी के समानांतर भारत ने लगातार कई नोटम जारी करना शुरू कर दिया है। नॉर्थ ईस्ट से लेकर पाकिस्तान बॉर्डर तक चारों दिशाओं में युद्धाभ्यास चल रहे हैं। माहौल साफ बता रहा है कि स्थिति सिर्फ एक रूटीन ड्रिल की नहीं है। और ठीक इसी समय एक ऐसी खबर मीडिया में गूंज उठी जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली के आसमान में अचानक जीपीएस स्पूफिंग की घटनाएं पकड़ में आना कोई छोटी बात नहीं थी। इसका मतलब साफ था कि जिस सिस्टम पर पूरी दुनिया भरोसा करती है उसी की नींव को कोई हिला रहा था। खबर बाहर आई तो माहौल पल भर में गर्म हो गया। विशेषज्ञों ने तुरंत चेताया कि अगर कभी भारत को पाकिस्तान से लड़ाई की स्थिति का सामना करना पड़ा तो सबसे पहले उसे अमेरिकी जीपीएस छोड़कर अपने स्वदेशी नेविक सिस्टम पर जाना पड़ेगा। वजह सीधी है, जीपीएस से स्पूफिंग सिर्फ लोकेशन बदलने का खेल नहीं, ये पूरी सैन्य रणनीति को भटका देने की क्षमता रखती है। ये कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण इतिहास खुद देता है। इस कहानी को समझने के लिए हमें 2011 से 12 के ईरान में जाना होगा। अमेरिका अपने जासूसी ड्रोन RQ-170 पर इतना भरोसा करता था कि उसे लगता था यह मशीन दुनिया में कहीं भी बिना पकड़े घूम सकती है। अमेरिका ने इसे ईरान के ऊपर भेज दिया, यह जानते हुए कि वहां ऐसी कोई मिसाइल या फाइटर जेट नहीं जो इस ड्रोन को गिरा सके। लेकिन ईरान के पास कुछ और था, ऐसे इंजीनियर्स जिनकी पकड़ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर अद्भुत थी। जैसे ही ड्रोन ईरानी सीमा में घुसा, उनकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट सतर्क हो गई और खेल वहीं से शुरू हो गया। 4 दिसंबर 2011 को यह ड्रोन चुपचाप ईरान के अंदर पहुंचा था, लेकिन अमेरिका की कल्पना के उलट उसे कोई मिसाइल नहीं लगी, उसे घुमाया गया। पहले ईरान ने उसके असली जीपीएस सिग्नल को जाम किया, जिससे अमेरिकी ऑपरेटर का कंट्रोल पूरी तरह टूट गया। फिर ड्रोन को नकली जीपीएस सिग्नल भेजे गए, ऐसे सिग्नल जैसे उसके अपने अमेरिकी बेस से आए हों। ड्रोन को लगा कि वह सुरक्षित रूप से अफगानिस्तान की ओर लौट रहा है, जबकि असल में वह धीरे धीरे ईरान के एयरबेस पर उतर रहा था। बिना एक भी गोली चले अमेरिका का अरबों डॉलर का अल्ट्रा सीक्रेट ड्रोन सुरक्षित हालत में ईरान के हाथ लग गया। उसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी। ईरान ने ड्रोन को टीवी पर दिखाया, उसे रिवर्स इंजीनियर किया और उसी से प्रेरित होकर अपना शाहिद 171 सिमुर्ग बना डाला। अमेरिका ने पहले बहाने बनाए, कहा कि ड्रोन क्रैश हो गया था, लेकिन दबाव बढ़ने पर खुद राष्ट्रपति ओबामा को कहना पड़ा कि हाँ, ईरान ने हमारा RQ-170 पकड़ लिया है और उसे वापस करो। ईरान ने सीधा जवाब दिया, नहीं मिलेगा। यह आधुनिक युद्ध का पहला ऐसा पब्लिक उदाहरण था जिसने साबित कर दिया कि असली ताकत केवल मिसाइलों, बमों और टैंकों में नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के खेल में है। और अब बिल्कुल वही तरह की गतिविधियां भारत के आसमान में दिखाई दे रही हैं। दिल्ली में जीपीएस सिग्नल्स का यूं गड़बड़ होना बताता है कि माहौल सतह से कहीं ज्यादा गंभीर है और इसी कारण आज नेविक सिस्टम इतनी तेजी से चर्चा में है। यह सिर्फ एक नेविगेशन सिस्टम नहीं, यह भविष्य की सुरक्षा ढाल है। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा बैंकॉक वाली वो तस्वीर
पहली नजर में लगा था जैसे यूनुस और पीएम मोदी एक ही इवेंट में बस यूं ही मौजूद हों। कोई बातचीत नहीं, कोई इंटरैक्शन नहीं। लेकिन फिर अचानक एक दूसरी फोटो सामने आती है जहां अजीत डोभाल और बांग्लादेश के एनएसए खलील उर रहमान बेहद गंभीर माहौल में बात करते दिखाई देते हैं। और जैसे ही वो फोटो घूमती है, कुछ ही घंटों में यूनुस और पीएम मोदी की मीटिंग सेट हो जाती है। अब मजे की बात यह है कि वही पुराना पैटर्न एक बार फिर दोहराया जा रहा है, बस इस बार पूरी कहानी और भी ट्विस्टेड हो चुकी है। शेख हसीना ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और वहां उन्होंने अपनी लाइन बिल्कुल बदल दी। पहले यही कहती थीं कि उनके खिलाफ जो कुछ हुआ उसमें बाहर का हाथ था, लेकिन अब कह रही हैं ना कोई अमेरिका, ना कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। जो आंदोलन हुआ वो अंदरूनी था। उनकी ये अचानक बदलती स्टेटमेंट ने कई एक्सपर्ट्स को चौंका दिया, क्योंकि ये साफ इशारा है कि आवामी लीग फिर से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, और इस बार शायद अमेरिका के साथ बराबर की ट्यूनिंग बनाकर। इसी सब के बीच खलील उर रहमान का भारत आना और डोभाल से मुलाकात, ये पूरी कहानी को और पेचीदा बना देता है। अब बड़ा सवाल यही है कि इस विजिट के बाद हवा किस दिशा में मुड़ती है। क्या शेख हसीना वाकई चुनाव लड़ेंगी? क्या अमेरिका अपना स्टैंड बदलेगा? और भारत, जो हमेशा बैक चैनल में सबसे शांत लेकिन सबसे मजबूत प्लेयर होता है, वो इस पूरे गेम को किस एंगल से देख रहा है? उधर दूसरी तरफ भारत ने जो कदम उठाया है ना, उसे सिर्फ एयरबेस लॉन्च कहना इंसल्ट होगा। चीन की सीमा से बिल्कुल पास एक नया मिलिट्री एयरबेस ऑपरेशनल हो गया है, एंड पहली लैंडिंग खुद एयरफोर्स चीफ ने 13 नवंबर 2025 को की। ये कोई साधारण रनवे नहीं, ये लिटरली पूरा नॉर्थ ईस्ट का सिक्योरिटी मैप बदलने वाला प्लेटफॉर्म है। फाइटर जेट ऑपरेशंस फुल स्केल, लोकेशन सीधे उस रूट के पास जो भारत की सबसे कमजोर नस मानी जाती है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यानी वही चिकन नेक। और इसी एरिया के आसपास भारत पहले ही 3 नई गारिसन तैनात कर चुका है। वजह साफ है, चीन और पाकिस्तान की जॉइंट मूवमेंट्स पिछले कुछ महीनों में काफी बढ़ गई हैं, और भारत भी अब बिल्कुल उसी इंटेंसिटी में जवाब दे रहा है। जिस तरह की चालें आज की जियोपॉलिटिक्स में चल रही हैं, उसी अंदाज की तैयारी भारत के दोनों तरफ दिख रही है। पूर्वोत्तर में नया एयरबेस एक्टिव हुआ ही था कि पश्चिमी सीमा पर माहौल अचानक टाइट हो गया। पाकिस्तान की आर्मर्ड मूवमेंट, ऊपर से दिल्ली का वो दर्दनाक ब्लास्ट, इन सब के बाद सेना और एयरफोर्स ने 30 अक्टूबर से 13 नवंबर तक एक बड़ा एयरबोर्न ड्रिल शुरू किया। इस एक्सरसाइज का मकसद सिर्फ एक था, ऑफेंसिव ट्रांजिशन। मतलब अगर हालात 1 सेकंड में पलट जाएं तो भारत कितनी जल्दी डिफेंस से सीधे अटैक मोड में शिफ्ट कर सकता है। इसी बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का बयान भी बड़ा इशारा था। उन्होंने साफ बताया कि तीनों सेनाओं की जॉइंटनेस अब सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, एक कंपल्सिव जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत की डिफेंस रिफॉर्म्स जिस रफ्तार से आगे बढ़ी हैं, ये एयरबेस, ये तैनातियां, ये वॉर गेम्स, सब उसी बड़े बदलाव की कड़ियां हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। दक्षिण एशिया में एक और रोचक मोड़ आ चुका है। बांग्लादेश में पाकिस्तान की सैन्य मौजूदगी अचानक तेज हो गई है। सिर्फ 11 महीनों में पाकिस्तान के साथ सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स ढाका भेजे गए। इतनी भारी संख्या इतनी कम अवधि में ये किसी रूटीन विजिट का हिस्सा नहीं हो सकता। और भारत इस पूरे खेल को चुपचाप नोट करते हुए अपनी पोजीशन और मजबूत कर रहा है। 13 नवंबर 2025 को, उसी दिन जब पश्चिमी सीमा पर एक्सरसाइज चल रहा था, भारत ने अरुणाचल में चीन के बिल्कुल पास एक और नया मिलिट्री एयरबेस शुरू कर दिया। चीन और भारत के बीच टकराव भले थोड़ा कम हुआ हो, लेकिन भारत की चालें साफ बता रही हैं, सतर्कता एक बार भी कम नहीं की जाती। पूरी तस्वीर को जोड़कर देखें तो एक बात साफ है, एशिया का पावर गेम तेजी से रीशेप हो रहा है। भारत हर फ्रंट पर तैयार, हर दिशा में एक्टिव, और हर साइड से आने वाली चालों को पढ़कर उसी लेवल की काउंटर मूव कर रहा है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या ये सब किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है, या फिर दक्षिण एशिया में कोई नया समीकरण बन रहा है? आपकी राय क्या कहती है, कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।